Good morning, students. Welcome in your next civics chapter, that is diversity and discrimination. विविधता और भेदभाव, ये हमारी सिविक्स के बुक का अगला चैप्टर है। इस चैप्टर के पहले हम अपने पिछले अध्याय को भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पिछले अध्याय में जो डाइवर्सिटी या विविधता की बात करता है, उसमें हमने ये पढ़ा है समीर की कहानी, दो समीर की कहानी के जरिए समझा कि किस तरह से हमारे समाज में धर्म, जाति, प्रजाति, आर्थिक आधार पर, बोली भाषा के आधार पर बहुत तरह की विविधता मिलती है। हमने केरल और लद्दाख के भी दो उदाहरण पिछले अध्याय में पढ़े हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि हमारा देश भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर बहुत सारे रंगों के साथ मिला हुआ है, बहुत सारी विविधता रखता है और ये विविधता भारत की पहचान भी है। हमारा अगला अध्याय इस विविधता के साथ, इस डाइवर्सिटी के साथ आने वाली समस्याओं पर बात करता है। इन समस्याओं में विविधता के कारण, अंतर के कारण आपसी भेदभाव की जो समस्या पैदा होती है, उस पर बात की गई है। वो कितने प्रकार की हो सकती है, इसके भी कुछ उदाहरण हैं। और सबसे आखिर में इस अध्याय में विविधता को साथ साथ रखते हुए भेदभाव को दूर करके एक समाज का निर्माण कैसे किया जाए, इस पर क्या प्रयास भारत के इतिहास में किए गए, भारतीय समाज इसको किस प्रकार से लेता है, ये सारी बातें आपके इस चैप्टर में समाहित हैं। अपने इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ऑल आर हैंड इन हैंड, सभी साथ में हैं, लेकिन आप इनको देख करके इनके बीच का अंतर समझ सकते हैं। बच्चों की पोशाकों में भी अंतर दिखता है, उनके शारीरिक बनावट का भी अंतर दिखाई देता है, उनके शरीर के अंगों में जो अंतर है वो भी दिखाई देता है। एक बच्चा है जो दिव्यांग है, जिसका जो व्हील चेयर पर है। बच्चे अलग अलग तरह की पोशाकें पहने हैं, कई अलग अलग रंगों के फूल आसपास दिखाई दे रहे हैं। ये भारत की विविधता को या हमारे समाज की विविधता को दिखाने के लिए दर्शाया गया है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत में एक बहुआयामी विविधता हमें दिखाई देती है जो हर संदर्भ में है, और इसका कारण हमारा भूगोल है, हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन जिस तरीके से है, जितने एरिया में है और जितनी वैरायटी हमारे पास है, उसकी वजह से, और साथ ही साथ हमारे इतिहास के कारण भी ये अंतर हमें दिखता है। ये अंतर हमारी भाषाओं में, हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में, हम कैसे खेल खेलते हैं, किस तरह के उत्सव मनाते हैं, इन सब में हमें ये वैरायटी दिखाई देती है। पूरी दुनिया में 8 बड़े धर्म हैं और उन सभी धर्मों के मानने वाले कुछ न कुछ संख्या में भारत में अवश्य हैं, यानी सभी तरह के धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। लगभग 1600 तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जो किन्हीं हर अलग अलग इलाकों में किसी न किसी की मदर टंग या मातृभाषा है। बहुत तरह के फोक डांस और फोक सॉन्ग, यानी लोक नृत्य और लोक गीत गाए जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। बोलियां बहुत सारी हैं। ये जो बहुत सारा अंतर है, बहुत सारी विविधता है, सामान्य रूप से ये हमारे लिए एक तरह की समस्या भी बन जाता है। जब हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, एक दूसरे से अलग पहनावे में, बोली भाषा में, बाहरी चाल ढाल में, तो हमें एक तरह से एक अपरिचित का भाव हमारे मन में आता है। हम एक दूसरे से अलग महसूस भी करते हैं, और ये जो भावना हमारे अंदर आती है, वो जिस चीज़ को जन्म देती है वो है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। इस तरह के पूर्वाग्रह का एक उदाहरण आपकी पुस्तक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, यानी रूरल और अर्बन इलाकों के बारे में दिया है कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को देखकर
एक धारणा मन में बना लेते हैं। वो धारणा सही भी हो सकती है, वो धारणा गलत भी हो सकती है। सामान्य रूप से जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, ऐसी धारणाएं नकारात्मक ज़्यादा होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव पिछड़े हैं, वो खेती बाड़ी की पुरानी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों का अधिकांश समय 12 से 14 घंटे खेतों में चला जाता है। वहाँ पर काम नहीं, इसीलिए काम की तलाश में शहरों की तरफ जाने के लिए विवश हैं। जबकि शहरी इलाके के लिए शहर का जीवन बड़ा आसान है। यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी हैं, परिवार के साथ बहुत कम समय देते हैं और पैसे की ही ज़्यादा चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते। शहरों में रहना बहुत महंगा है, कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाता है। अगर इन सारे सेंटेंस को हम देखें तो इसमें टिक करके बताया गया है कि किस प्रकार शहरी और ग्रामीण लोगों के बारे में एक तरफा विचारधारा बनाई गई है। शहर के लोग आलसी हैं, पैसे की चिंता करते हैं। कुछ लोग ऐसे हर समाज में होते हैं, लेकिन इसके साथ ही किस पूरे एक समाज पर, पूरे एक क्षेत्र पर एक पूर्वाग्रह अपने मन में हम बना लेते हैं। लोगों का आलसी होना या कंजूस होना ये व्यक्तिगत स्वभाव हो सकता है, लेकिन हम पूरे क्षेत्र पर, पूरे समाज पर जब इसे लागू करते हैं तो ये एक नकारात्मक भाव है। इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ये पूर्वाग्रह शहर और गांव के अलावा आपके आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है, भाषाओं को लेकर के हो सकता है। भाषा का एक बहुत सामान्य उदाहरण आपके पास है। भारत में आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी का अच्छा खासा चलन है। तो सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी भाषाओं के लिए कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। और इस वजह से हम उन अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का सम्मान उस मात्रा में नहीं करते जितना आंग्ल भाषा या अंग्रेजी का करते हैं। इसी तरीके से धार्मिक विश्वासों की बात करें, सबके ईश्वर की उपासना करने के तरीक़ों में काफ़ी अंतर है। उनके स्किन कलर में काफ़ी डिफरेंस है। अलग अलग इलाकों में रहते हैं तो उनकी बोली भाषाएं, उनके कपड़े, उनके खान पान, सभी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। और ये कई बार ये जो अलगाव है ये हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं ले जाती हैं। एक और सामान्य तरह का पूर्वाग्रह हमारी सोसाइटी में है, पूरे भारत में ही, जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव है। सामान्य रूप से हम कभी कभी बच्चों को रोते हुए देखकर कहते हैं लड़कियों की तरह ना रो। तो हमने ये मान लिया कि रोना लड़कियों का, बच्चियों का लक्षण है। हमने ये कहा बच्चे के बारे में वो बहुत बलिष्ठ है, लड़का लड़कियों से ज़्यादा मजबूत है। अगर हम अपने ओलंपिक के पदक विजेताओं की बात करें तो हमें बड़ी संख्या में ऐसी बालिकाएं मिलेंगी जो शारीरिक रूप से कई पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सबल दिखती हैं। ये पूर्वाग्रह जो हम जाति, लिंग, धर्म, भाषा, बोली के आधार पर एक दूसरे के साथ करते हैं, ये पूर्वाग्रह एक तरह का नकारात्मक भाव है। आपकी इस पुस्तक में उन सभी नकारात्मक भावों को भी सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। लड़के और लड़की के लक्षणों में आपसे भी ये पूछा गया है कि इस एक्टिविटी या इस क्रियाकलाप में आप इन तालिकाओं को, इन टेबल्स को भरें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपके मन में लड़का या लड़की को लेकर के क्या पूर्वाग्रह है। उसी तरीके से कोई ऐसा बच्चा या बच्ची या व्यक्ति जिसके पास कोई अंग विशेष है या उसका अभाव है, उसके उदाहरण भी कार्टून के जरिए समझाए गए हैं। इसमें एक बच्चे की स्टेटमेंट दी गई है कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है। एक तरह का पूर्वाग्रह ऐसे किसी दिव्यांग के लिए सामान्य रूप से लोगों में होता है और ऐसी वजह से, इस कारण से ऐसे लोगों में एक तरह की शर्म या संकोच का भाव घर कर जाता है, एक हीन भावना उनके अंदर आ जाती है और ये हमारे समाज के जरिए ही उसे दिया जाता है। बल्कि समाज में दिव्यांगों को लेकर जो पूर्वाग्रह मन में है, उसकी वजह से ये चीज़ जन्म लेती है। आपकी पुस्तक में ये शब्द इस्तेमाल किया है विकलांग। आजकल हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, हम इसके बदले दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करते हैं। खास ज़रूरत वाले ऐसे लोग। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, मैंने रोने का उदाहरण दिया था।
इसमें लिखा भी आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है कि लड़के को अगर रोना आ जाए और वो अपने आप को रोक लेता है, और रोकता इसलिए है, अपने भावों को इसलिए रोक लेता है क्योंकि उसको पता है कि रोना कमजोरी की निशानी है और रोना लड़कियों का लक्षण है। इसके अलावा भी बहुत सारी धारणाएं हैं, नकारात्मक धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं जो हमारे समाज में हमें यदा कदा कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ या किसी और प्रकार का नकारात्मक भाव बिना उसको परखे ही हम उसे मान लेते हैं। उसके पूरे समाज पर, किसी इलाके में हम ये मान लेते हैं कि इस इलाके के लोग बेवकूफ़ हैं, इस इलाके के लोग बड़े अपराधी किस्म के हैं। इस तरह की धारणाएं भी लोग अक्सर बना लेते हैं। ऐसा ही एक पूर्वाग्रह मुस्लिम समाज के बारे में भी है कि ये समाज लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखता। लेकिन जब हम इसको बहुत गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस समाज में क्योंकि गरीबी बहुत अधिक है, इस वजह से गरीबी के कारण जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए विद्यालय तक नहीं जा पाती। शिक्षा का अभाव वहाँ दिखता है। इसको हल कर देने से, जैसा कि केरल में भी किया गया, स्कूल का जो बिखराव है या स्कूल की जो लोकेशन है वो पूरे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में की गई। स्कूल लगभग हर लोकेलिटीज़ में है। वहाँ तक जाने आने के लिए बेहतर सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, टीचर्स वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं और इस कारण से उन स्कूल्स में टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं और बच्चे और बच्चियाँ भी, विशेषकर मुस्लिम बच्चियाँ भी उन विद्यालयों में अच्छी खासी संख्या में, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर सुधरा है। केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और उसमें मुस्लिम साक्षरता की बात या महिला साक्षरता की जब हम बात करते हैं, इन आंकड़ों में भी केरल का स्थान भारत में सर्वोच्च है। हमने बात की पूर्वाग्रह की, जो विभिन्न कारणों से, अलग अलग वजहों से हमारे मन में जन्म लेता है। पूर्वाग्रह के बाद जो अगला भाव आता है वो है भेदभाव करने का। जब हम एक दूसरे को अलग पाते हैं, हमें बहुत सारा अंतर दिखाई देता है, हम पूर्वाग्रह मन में पाल लेते हैं, तब हम ऊंच नीच का भाव भी मन में लाते हैं, भेदभाव करने का भाव भी मन में लाते हैं और वही चीज़ हम व्यवहार में भी अपना लेते हैं। बहुत तरह के पेशे, बहुत तरह के कामकाज, बहुत तरह का ऑक्यूपेशन हमारी सोसाइटी में है। किसी भी सोसाइटी में इवन वो सभी तरह के कामकाज किए जाते हैं जो समाज को अलग अलग प्रकार से चलाता है। आप कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में भी हैं, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, सफाई करना, कपड़े धोना, इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो समाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सामान्य रूप से इनके विषय में हमने पूर्वाग्रह बना रखा है, ऐसी धारणा बना रखी है कि ये काम गंदे हैं, अपवित्र हैं, हमें नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही भारत में बड़ी प्रचलित एक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, जाति जो कभी नहीं जाती। इस तत्व के साथ हमारा सामाजिक जीवन बहुत गहराई से जुड़ा है। जातियों के साथ कामकाज को हमने जोड़ रखा है। ऊंच नीच का भाव हमारे समाज में है। यहीं पर दलित शब्द की भी चर्चा है। दलित या अछूत, अछूत जिसे छुआ न जाए, इसलिए न छुआ जाए क्योंकि उसका काम काज दूसरों की तुलना में अपवित्र है, खराब है, जबकि हमें पता है कि समाज के लिए ये सभी कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। जाति प्रथा की ये व्यवस्था या अछूत के रूप में किसी को मानने की जो प्रणाली थी, अछूत की जो प्रणाली है वो तो बंद हो गई क्योंकि हमने आज़ादी पा ली, हमने ऐसे कानून बनाए। ऐसे भेदभाव के बहुत सारे उदाहरण आपकी अलग अलग पुस्तकों में, कभी भाषा की पुस्तकें हिंदी या इंग्लिश किसी कहानी में भी आपको मिल जाएगी, सोशल साइंस की अलग अलग किताबों में, हिस्ट्री में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये भेदभाव के उदाहरणों में एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण भारत के एक बड़े लीडर का भी शामिल है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और अपने दौर में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर ही जाने जाते थे। इन्होंने भी अपनी बहुत सारी राइटिंग्स में लिखा है कि किस तरीके से उनको अपने जीवन में, अपने बचपन में अलग अलग तरह से भेदभाव का शिकार होना पड़ा, फिर कैसे उन्होंने उसके बीच से रास्ता निकाला, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे धीरे धीरे प्रयास करते करते हमने जब संविधान बनाया तो हमने उन सभी व्यवस्थाओं को जो हमें एक समाज के तौर पर तोड़ती हैं, उन्हें हमने दूर करने की कोशिश की। इसमें कुछ और कहानियां भी हैं, आप उन कहानियों को पढ़कर इस भेदभाव वाली
विचारधारा को भी समझ पाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस का एक अंश है जो आपके पुस्तक में शामिल है, इसे आप पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से करने हैं। इसका क्या उत्तर होगा ये कहानी पढ़ करके आप देंगे। अभी तक हमने बात की भारत में विविधता की और विविधता से जन्म लेने वाले पूर्वाग्रह और साथ ही हमारे व्यवहार में आने वाले भेदभाव को। उसके बाद बात आती है समानता के लिए होने वाले संघर्ष की। हमने पहले ही चर्चा की 1947 जब हम आज़ाद हुए, हमने एक देश के तौर पर अपनी शुरुआत की, तो हमने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, अपने संविधान में इस तरह के प्रावधान रखे, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे अनुच्छेदों की हमने रचना की जिसके आधार पर एक समाज में ये विविधता हमें दिखाई देती है, इस विविधता को हम साथ लेकर के चल सकें। अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता या अछूत होने की बात जो हमने पढ़ी, इसको गैर कानूनी बनाया गया, कानूनी तौर पर इसे खत्म किया गया। भारतीय संविधान समिति जिन्होंने संविधान की रचना की, उन सदस्यों की एक पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक में। हमारे संविधान के लिखने वाले जो बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने हमारे समाज में जो विविधता मिलती है इसकी इज्जत करना, इसकी आदर करना, इसको बहुत कीमती मानते हुए इसको सहेजना, हर व्यक्ति को अपनी भाषा, अपने धर्म, बोली, त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत को और ज़्यादा मजबूत बनाने और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए उनको आज़ादी देने का काम किया गया। हमारे संविधान में सभी धर्मों को बराबर माना गया, भारत को एक सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है। संविधान में उन सभी विचारों पर बहुत ज़्यादा फोकस था कि हम अपनी जो असमानता हमारे समाज में है, जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है, अलग अलग ज्योग्राफिकल वजहों से जो हमें दिखती है, उसके बावजूद भी हम उसमें छुपी हुई जो समानता है, जो इक्वालिटी है, उसको पहचानें, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो आपकी पुस्तक में इस अध्याय में शामिल की गई है। आमतौर पर आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी ये मिल जाती है। आपको ये अपनी कॉपी में लिखनी है, ये प्रेम्बल लिखना है और आपको इसको याद भी करना है, अक्षरशः याद करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 तारीख लिखी है। हमें पता है 26 जनवरी को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे वाली जो तारीख है 26 नवंबर, और ये शुरुआत हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950। स्वाभाविक तौर पर पुस्तक में लिखी गई इस तारीख से 2 महीने पहले बाद की तारीख है वो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का एक अलग इतिहास था, इसलिए हमने इस विषय को तैयार करने के बाद भी हमने उसे 26 जनवरी से लागू किया। आपका ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ जो डाउट होगा उस पर क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।